नमस्कार न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव चरित्र परिवर्तन में आज हम चर्चा करेंगे 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे चुनाव में हिजाब। चुनाव में हिजाब कहां से इंटर किया और कहां तक ले जाएगा? क्या इन चुनाव में हिजाब पे राज्यों में हो रहे चुनाव पे कितना असर डालेगा? आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज जी, हम मुंबई से, केशवनाथ दिल्ली से होंगे, फहीम साहब अलीगढ़ से होंगे और सचिन गुप्ता जी छात्र नेता कानपुर से होंगे। सत्यन चौरसिया जी गोरखपुर से हैं। ये सारे हमारे गेस्ट, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सबसे पहले नीरज जी से बात करना चाहेंगे। नीरज जी, क्या यह संस्थानों से लेकर अब चुनावी मुद्दा बन गया है, इसको किस पार्टी को फायदा होने जा रहा है? देखिए, यहाँ पे पार्टी किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को कोई पार्टी जो होगी जिसको फायदा होगा, क्योंकि हिजाब जो है एक टूल जो जिस तरह से दे रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस में तो कतई नहीं होना चाहिए। जिस संस्थान में आप पढ़ने जाते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे पढ़ाई करें। आप स्कूल से बाहर निकले, हिजाब पहने, कुछ भी पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड है। तो इसलिए आप कृपया करके, कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं या 10th एंड 12th एंड कॉलेज की मैं बात करूं, तो हिजाब जो है स्कूल कॉलेज में नहीं होना चाहिए। आप स्कूल से बाहर निकलते हैं आप पहनिए, मुझे लगता इससे बेहतर और अच्छा नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, धार्मिक भाषाओं में जैसे अभी बात हो रही थी कि सिख पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी और मुझे लगता है कि एक हिजाब जब आप पहनते हैं तो बड़ा फर्क नजर आता है उसमें, क्योंकि हिजाब जो है आपके पूरे शरीर को ढक लेता है। कहीं जरूरी है जब हम किसी जगह बैठते हैं, किसी समाज में जाते हैं, तो वहां पे मैं समझता हूँ हिजाब बिल्कुल पहनिए, लेकिन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं तो वहां पे हिजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग दोस्त होते हैं साथ में। फाइन जी, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है और सरोजिनी नायडू का जन्मदिन भी है, और महिला सशक्तिकरण आजकल देश में जोरों पर, उस पर काम भी चल रहा है और जोरों पर है। हमारे आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज हमारे देश की आबादी, आधी आबादी महिलाएं हैं। इसमें कई सारे धर्म के गुरु भी कहते हैं कि पर्दे हमारे शरीर पर है, हमारे दिमाग पर नहीं। यह भी उनका एक तरह से कहना सत्य है। तो इसमें अब इस चीज को हम किस तरह से अब समाज में लोगों को व्यक्त करें कि जिससे यह जो कुछ, हर धर्म में कुछ कुरीतियां होती है, कुछ उसकी नीतियां होती है, और धर्म को तो धर्म के अनुसार ही चलाना होगा, जो धर्म गुरु धर्म नेता है। पर इसके बावजूद देश के कुछ नियम और स्कूल संस्था के कुछ अनुशासन होते हैं जिसके मुद्दे पर, अब जैसे फौज में कोई वर्दी पहनेगा तो उसमें कैसे होगा? हिजाब पहन के तो ट्रेनिंग हो नहीं सकता है। दूसरी, मैं ये सिर्फ इस चीज को इस तरह से समझना चाहता हूं कि आज देश में आधी आबादी को किस ओर ले जाना चाहिए? फैन साहब जी। सर देखिए, ये जो मसला इतना बड़ा मसला है नहीं जिसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है, और ये बहुत ही पर्सनल चीज है। और पर्दा जो है वो हिंदुस्तान में हमेशा से रहा है, और चाहे किसी धर्म का हो, चाहे वो पर्दा जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। आप, और ये तो बहुत खूबसूरत चीज है, ये तो हिंदुस्तान की एक बहुत ही अच्छी चीजों में से एक है कि मतलब पर्दे को लेकर चलते हैं, हया को लेकर चलते हैं। जो हमारा कल्चर है हमारे अंदर ही पाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा तो हमारा हिंदुस्तान ही है जो इस चीज को रिस्पेक्ट करता है। आप देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कभी जब दिल्ली एयरपोर्ट से कभी भी अलीगढ़ जब जाता हूँ तो बीच में हाईवे पे जितने भी गांव पड़ते हैं, वहां पे जो महिलाएं निकलती हैं उनके लंबे लंबे घूंघट होते हैं। मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा है आज तक। वहां पर कितनी बार निकला हूँ, वहां पर किसी का चेहरा नजर नहीं आता है। वो एक हया ही तो है, एक हया है, एक एक मतलब एक रिस्पेक्ट है, और एक बड़ों की रिस्पेक्ट है। तो ये चीजें बेसिकली होती है जो हमारे अंदर है, हमारे समाज के अंदर है। और ये होना कोई खराब बात नहीं है, इसको इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर कोई हिजाब, कोई ऐसा हिजाब ऐसा नहीं कि उसने मिनी स्कर्ट पहन लिया है। हिजाब एक उसने एक और एक हया, मतलब एक हया के दायरे में है, एक सलीके के दायरे में है। तो अगर वो पहन के जा भी रही है तो एक ड्रेस है, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब आप
हाँ वो कॉलेज की बच्चियां, ये स्कूल के अंदर थोड़ा सा परेशानी है। स्कूल के अंदर तो नहीं जा सकते कि स्कूल का एक होता है, कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं रहता है, कॉलेज का ड्रेस कोड खत्म हो जाता है वहां तक आते आते, और बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, उन्हें इतनी वो रहता है कि 20-21 साल में वो खुद समझ सकते हैं कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, जो हमारी आजकल की आजादी है इस तरह की। तो मैं समझता हूँ उन लोगों पे जो 20-21 साल के हो जाते हैं, वही हमारे जो बच्चे जो आज 9th में जाते हैं 10th में जाते हैं, उनको हम समझा के ड्रेस पहना के भेजते हैं। वो भी बहुत से कभी कभी कोशिश करते हैं, उनका सैटरडे आता है स्पेशल है तो आज मैं ये पापा ये पहन के जाऊंगा, आज ये मैं पहन के जाऊंगा, उनका भी रहता है, उनको भी शौक होता है कि हम आज ड्रेस पहन के ना जाए। तो एक वो वाली चीज है और कुछ नहीं है। तो ये इसका रिलीजन से ना जोड़ा जाए, आप बिल्कुल रिलीजन से ना जोड़ें। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया एक हाईवे वाला, आप खुद देख लेंगे अपने भी जाके। जी तो खाली मेरा इतना पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी जी ये एक जो पर्दा प्रथा है ये तो वर्षों से है। सत्येंद्र चौरसिया जी, ये सही है। आज देश में मुख्य मुद्दा गौन हो गया है और हिजाब का मुद्दा तेज पकड़ लिया। आपके गोरखपुर में इसका कितना रंग है और किस हद तक ये जा रहा है? इससे क्या किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचने का असर दिख रहा है? धन्यवाद सर। मैं बस यही कहना चाहूंगा, फाहिम सर ने आप जो बात कही मैं उनकी बातों से काफी सहमत हूँ। देखिए सर, एक होता है कि एक राइट्स होता है, एक ड्यूटीज होता है। अगर किसी को इंडिविजुअल को कोई राइट मिल रहा है तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को कर्तव्य होता है कि उसका ड्यूटी बनता है कि उसके राइट को जो है सम्मान करे, उसको एक्सरसाइज करने का मौका दे। खास करके देखिए शरीयत में जैसे अभी नीरज सर ने बताया कि सिखों के लिए पगड़ी जो है बहुत इसेंशियल चीज है। ये बात मुस्लिम धर्म में भी है। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ऐसा शरीयत कानून में बताया गया है कि महिलाओं को पैट्रियार्कल सिस्टम में ऐसा बताया जाता है कि वो जब भी बाहर निकले तो चेहरे को ढक के निकले। इस चीज को वो अपना मतलब धर्म का मुद्दा बना के ऐसे किया जाता है। और रही बात इसका पॉलिटिकल मुद्दा, तो आप स्टैंड बाय में सामने देखिए, सामने। जी सर। रही बात पॉलिटिकल मुद्दा, तो काफी हद तक इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कर्नाटका में हुआ है, कर्नाटका में तो बहुत दिनों से ऐसा चलता आ रहा है। वहाँ एक सेपरेट रूम भी है जबकि स्कूल में, कि जब भी कोई मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के जाती है तो एंट्री करने के बाद जो है वहाँ पे अपना पूरा हिजाब वगैरह ये सब वहाँ रख देती है, निकाल लेती है। तो ऐसे में तो कोई इशू पहले था नहीं, इसको एज ए पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, खास करके कर्नाटका इलेक्शन को मुद्दे को लेकर देखा जाए तो। सचिन गुप्ता जी, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? महिला का सशक्तिकरण पे पूरा खर्च है, भारत सरकार का पूरा जोर भी है, और महिलाओं को इस तरह जकड़ के रखेंगे तो आप वो कहां से अपना लड़ाई कितना लड़ पाएंगी भाई? वो तो सच बात है सर। सबसे पहले तो राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अपनी सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर ये बात तो सच है कि इस समय जो महिलाओं की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर डामाडोल है। कुछ योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। कुछ योजना जमीनी स्तर पर चलाई गई हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस भी है। जैसे सुकन्या योजना था तो उसमें 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा, शादी की व्यवस्था, अकाउंट वगैरह खोलने का है, तो चल रहा है। लेकिन जो उच्च शिक्षा में जो पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए जो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत हाई पकड़ चुका है, उसका रीजन है कि जो हम लोग हैं, हम लोगों को तो समय एक्स्ट्रा मिल जाता है घर से पढ़ाई का, लेकिन जो लोग लेडीजें हैं, लड़कियां हैं, तो उनको समय लिमिटेड मिलता है कि जैसे आएंगे घर से कि आपको सिर्फ 3 साल का समय मिलेगा, उसके बाद आपकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन पुरुषों में ऐसा कम है। तो ये सब योजनाएं जो भी है, पढ़ाई को 5 वर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, तो इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और जो कोरोना काल आया उसने 2 से 2.5 साल तो महिलाओं का पूरा पूरा चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस समय बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेकार है महिलाओं का। परीक्षाओं में देरी इसका मेन मुद्दा। हाँ सर। चुनाव आयोग का क्या हद तक रोल रह रहा है? हर जगह उल्लंघन किया जा रहा है, बार बार चुनाव क्षेत्र में चुनाव, यह प्रचार, इसके लिए, इस पर क्या आप व्यक्त करेंगे? धन्यवाद सर। पहले तो आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर सभी महिलाओं को मेरे ओर से सत सत नमन और उन्हें शुभकामनाएं। सर, चुनाव आयोग, कोरोना तो धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रही है। अभी भी चुनाव में क्या कहते हैं, धार्मिक मुद्दा को उठाया जा रहा है,
और धर्म को लाया जा रहा है, जिससे वो क्या कहते हैं, वो जो हिजाब का मामला है जो कि कर्नाटका में उठा है। तो सवाल यही है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव के दरमियान ये सब मुद्दों को नहीं उठाया जाए जिससे किसी भी पार्टी को फायदा हो। फाहिम साहब, कुल जी सर। लबोलबाब में आप क्या देख रहे हैं चुनाव में, किसका इससे किस पार्टी को अधिक फायदा दिख रही है? देखिए कुछ वोटर अभी आजकल के वोटर थोड़ा सेंसिटिव हो गया है। अभी मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, और जो आजकल जो 2 साल से जितना परेशान है पब्लिक, वो सब उसको लेकर मैं नहीं समझता कि शायद हिजाब वाले मामले में इतना ज्यादा कुछ असर पड़ेगा इलेक्शन पे। तो नीरज इलेक्शन जी, तो आपके गोवा में क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? कांग्रेस सरकार में आ पाएगी नहीं सत्ता नहीं में? नहीं नहीं, गोवा में तो मैं समझता हूँ 0%। गोवा कहीं पे भी, गोवा में जो एक कम्युनिटी है जिस टाइप का वहाँ के पे क्या कहते हैं जो लोग हैं, उस जगह हिजाब कहीं कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। गोवा का इलेक्शन अलग है। ये थोड़ा बहुत अगर कहीं होगा ना, तो मुझे लगता है यूपी में जिस हिसाब से होगा, और जिस हिसाब से कि अगर कर्नाटका के इलेक्शन आ रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। नथिंग, इसके अलावा गोवा तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। केशवनाथ जी के चुनाव आयोग का अन्य राज्यों के हिसाब से इसमें जरा देखिए, हालांकि चुनाव आयोग का ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड में सुदूर इलाकों में इन्होंने अपना बैंक को भेजा और सारे ठीक ढंग से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर थोड़ा कितना असर होना चाहिए? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इस पर क्या आप कहेंगे? सर, नीरज जी की बात से हम सहमत हैं कि गोवा और अन्य राज्यों को छोड़ दिया जाए, इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा भी, तो यूपी पे पड़ेगा, क्योंकि यूपी पे धर्म ज्यादा हावी है। धर्म और जात हमेशा हावी रहता है यूपी बिहार में, इसीलिए यूपी मुझे लगता है कि यूपी पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सचिन जी, कानपुर में कैसा रहेगा? कौन पार्टी को लीडिंग मिल रहा है? उसमें तो हमारे साइड से सर सतीश महाना जी जो बीजेपी के मंत्री भी हैं इस समय स्टेट गवर्नमेंट में, तो वही आगे चल रहे हैं। और मैं ये कहूंगा सर, वैसे भी गोवा में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला है। सत्यन जी, गोवा में तो गोरखपुर से बाबा जी निकल जाएंगे? जी सर, अब देखिए आने वाला रिजल्ट ही तो बताएगा क्या कौन निकल रहे हैं कौन नहीं निकल रहे हैं। काफी सारा मुद्दा इस पे बना दिया गया है यूपी इलेक्शन में लेके, इसको हिजाब को लेके। फहीम साहब, राजनीति में देखते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मुख्य मुद्दा जो सड़क, पानी, बिजली, अन्य सुविधाएं, रोजगार, मतलब जो ये सब बेसिक नीड्स है, उसको लोग भूल के तीसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये क्या एक पॉलिटिकल स्टंट माना जा सकता है इसको, या क्या कहा जा सकता है? भाई बेसिकली होता क्या है कि ये सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कुछ चीज ढूंढना चाहती है। उन्हें मालूम है कि हमारा जो वोटर है वो, लेकिन ये कुछ ही % वोटर है जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो पाता है, मेजॉरिटी नहीं हो पाती, ऐसा है। तो अगर मतलब हिजाब वाला मामला जो है वो कुछ ही % होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें 15% होगा, 20% नहीं, मुश्किल से 1% होगा, 2% होगा जिसपे असर कर सकता है, नीरज मेजॉरिटी जी, भी नहीं कर कुल सकता। मिला के अब हमारे पास 1 मिनट है, आप जल्दी से इसको बता दीजिए कि क्या किया जा सकता है। इस बार का राजनीति में कौन सत्ता के करीब है? देखो, मैं बताऊं तो अगर यूपी की मैं बात करूं, जिस हिसाब से इलेक्शन हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, वहां पे सीट डेफिनेटली बीजेपी की कम होंगी। बट जिस हिसाब से मैं कानपुर में था, तो कानपुर में लोगों को देख रहा था, तो डस्ट लाइक कि नहीं नहीं, ये इधर से बीजेपी है, उधर से बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सत्ता में आएगी। सीट्स कितनी होती हैं, हो सकता है 264 और 270 के आसपास रहे, मतलब 60, 270 और 260 के आसपास जाना चाहिए। सीट्स इतनी नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, नुकसान होगा बीजेपी को। हाँ, क्या बोल रहे थे सचिन जी, बोलिए। मतलब कानपुर से में तो बीजेपी लीड कर रही है सर, जैसे मतलब हमें तो पता है। फहीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो 54 सीटों पे चुनाव हुआ, उसके मद्देनजर रखते हुए चुनाव प्रतिशत, एक जो आंकड़ा रखा गया था कि 70% जाएगा कम से कम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह देखा गया है जब जब खूब वोटिंग हुई है तब सत्ता परिवर्तन हुआ है।
क्या इस बार इस 54 सीट में जो मतदान हुई है इसका असर अगले चरण पर दिखने को मिलेगा क्या? जी देखिए इसका जो मैंने कुछ लोगों से मेरी बात हुई अलीगढ़ में, बदायूं में और इस तरफ बरेली और ये इस तरफ, तो वहां पर कुछ इस वक्त जो है सपा का थोड़ा सा रुझान मैंने देखा कि इस वक्त था, क्योंकि वोटर थोड़ा सा नाराज है इस प्रेजेंट सरकार से। और वो होता ही है नेचुरली, 5 साल बाद असर तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ। ये तो है कि बीजेपी की सीटें कम होना ही है, कितनी कम होना है वो आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन मतलब चुनाव आयोग का जो आप बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग का तो आप देखते ही हैं कि हमेशा प्रेशर में रहती है, लेकिन ये जो चुनाव आयोग है जो सरकार के कुछ ज्यादा ही प्रेशर में है और कुछ अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहा है जो सख्त डिसीजन लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ समझ में आता है जो न्यूज से, जो लोगों से डिस्कशन से, जो उनके स्टेप्स हैं जो ले रहे हैं, जो उससे सब पता लगता है। सर एक दौर था चुनाव में कि लोग चुनाव को मानते थे चलो अब 2 दिन का छुट्टी है तो पिकनिक मना लें, और एक दौर आया जब टीएन सेशन आए, जब चुनाव आयोग बना और चुनाव आयोग का एक लोगों में जानकारी, लोगों जानना शुरू कर दिया टीएन सेशन के युग से कि हाँ चुनाव आयोग भी कोई चीज है। तो जी इस जी दौर और आज के दौर में आप कैसे तुलना करेंगे, किस हिसाब से आप इसको जरा दर्शाएं? सर टीएन सेशन वाले दौर से तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है टीएन सेशन से जो पहले वाला दौर था वो वापस आ गया, ऐसा लगता है। टीएन सेशन का जो दौर था वो तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, वो बहुत अलग दौर था। वो तो एकदम लगता था कि हाँ तो चुनाव प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं इस तरह से। अभी थोड़ा सा मामला वैसा नहीं है। और अब आप खुद ही देखते हैं किस तरह की न्यूज आ रही है, किस तरह की चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, तो आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर तो चुनाव प्रदेश आयोग में की सर चुनाव कभी दोहरी सरकार नहीं आई, ये आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री में। ये फिर कह रहे हैं कि मेरी सरकार बन रही है, मेरी सरकार, इस किस आधार पे? अगर कोई आधार तो इनका समझ में आ रहा होगा। नहीं है। देखिए हर कोई भी सरकार, कोई भी कहेगा कि मेरी सरकार आ रही है, मेरी सरकार, मतलब हमेशा ये रहता ही है। लेकिन इस बार अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसकी सरकार आएगी। हालांकि ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं जो वेस्टर्न यूपी के, इसमें थोड़ा सा बीजेपी को नुकसान तो हुआ है, एक अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है। लेकिन और कहीं ईस्टर्न में जाना है और भी उसमें एरिया में जाना है, अब वहां पर देखते हैं वहां किस तरह की वोटिंग होगी, डिपेंड करता है। पिछले लेकिन यहाँ पर सरकार जो में मूल सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ही इनको 108 सीट दिया था। इस बार हाँ, लेकिन इस बार का मामला बहुत अलग है। इस बार का मामला बहुत अलग है, काफी अलग है। सत्येंद्र जी से जानना चाहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी का झंडा लहराएंगे या बीजेपी का? सत्येंद्र जी सर ऐसे तो गोरखपुर कुछ में कहा नहीं जा सकता है, ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी एक चुनाव के बाद जो अभी एक नया मुद्दा छिड़ा है, अजय जी मिश्रा टेनी के बेटे को जो बेल मिल गया है, ये काफी मुद्दा बनता जा रहा है चुनाव को, इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में। जी सचिन सचिन जी आपके कानपुर में देखिए एक मान लीजिए जीत जाए एक एमएलए अलग बात है, लेकिन आपके कानपुर में बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहां सामने आमने सामने का टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं सचिन जी? टक्कर तो है इस समय सर। बीजेपी कमल का 60-40 मेरे अंदाजे से, बीजेपी 60% और साइकिल 40% अपनी सपा सरकार। लेकिन जहां से जब मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे जो सतीश महाना है, जो मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में, औद्योगिक विकास मंत्री रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ कर, तो उनका तो थोड़ा सा बोलबाला है, तो थोड़ा सा दिखता कानपुर है को कि हाँ कहां बीजेपी स्वच्छ जीतेगी। पाए सतीश महाना जी जो अपना लाना चाहते हैं उनकी योजना, कई बार हमने भी उनका स्टेटमेंट लिया है, हमने देखा है, उन पर हमने एक छोटी स्टोरी भी बनाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं सतीश महाना जी खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और खुद वो इस चीज को समझते हैं, उद्योग नीति को भी समझते हैं, उद्योग को भी समझते हैं और उसमें काम करने वाले वर्कर को भी समस्या को समझते हैं। तो उस क्षेत्र में उन्होंने आपके क्षेत्र सड़क रोजगार योजना, पानी, ये तो देखिए सेंट्रल योजना है, ये तो सबको मिलना ही मिलना है। लेकिन एक जो होता है कि एक बड़े क्षेत्र में कानपुर उद्योग का हब माना जाता था, आज की वो स्थिति नहीं है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा तो सर समस्या आई है, कुछ उद्योग सेक्टर शिफ्ट हो गया है, जैसे अपनी गुजरात साइड या लुधियाना साइड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। पहले एक समय था कि जो लाल इमली का इलाका पूरी तरीके से उद्योग पर ही सिस्टम चल रहा था, तो थोड़ा सा कमी आई है। कोशिश की जाएगी सर अब वो
आए, कुछ विकास करें और बेहतरीन तरीके से। बाकी एक बार जो यूपी में आया है तो रिपीट तो सरकार नहीं हुई है। कभी साइकिल हाथी, कभी कमल, वो तो है। नीरज जी, आप पूरे औद्योगिक क्षेत्र जानते हैं, मुरादाबाद हो या चूड़ी का सबसे बड़ा उद्योग हो या कालीन का उद्योग हो, ये सतीश महाना जी की बात कर रहे हैं। क्या सतीश महाना जी उस दौर को नहीं देखा है जब वहां घरेलू उद्योग हुआ करता था? देखो, मैं बात करूं तो जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि लाल इमली नहीं, कानपुर में बहुत सारे उद्योग थे, धीरे धीरे करके सभी ने दम तोड़ दिया। ट्रेंडी उद्योग भी बहुत हद तक खत्म हो चुका है। बहुत, मैं कहूँ 10 लाख लोग अभी लोग होंगे जो ट्रेंडी उद्योग में होंगे। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग है। सरकार को कहीं ना कहीं एक सिंगल विंडो ऐसा बनाना चाहिए जहाँ टैक्स पॉलिसी बहुत अच्छी हो, लोग सही तरीके से अपने व्यापार को दूसरी जगह शिफ्ट कर सके, इधर से उधर उनका माल जा सके। अगर ये सारी पॉलिसी अच्छी होंगी तो डेफिनेटली रोजगार बढ़ेगा। एक रोजगार होता है प्रत्यक्ष, एक रोजगार होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। तो अप्रत्यक्ष तरीके से भी रोजगार बहुत सारा फैलता है। अलीगढ़ की मैं बात करूं तो फहीम जी अच्छी तरह जानते होंगे कि अलीगढ़ के ताले, उन्हीं से पूछ है ना, लीजिए एक सवाल अलीगढ़ के, रोजगार पर। बहुत सारे लोग है ना, हमारे अलीगढ़ के मित्र भी हैं फहीम साहब, वो सब जी भाग भाग के अलीगढ़ से बहुत दूर दूर जा रहे हैं नौकरी काम के लिए, अन्य कामों के लिए, पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि आप तो राजधानी से बगल के हैं? सर, मतलब अलीगढ़, कानपुर जी, आगरा, ये जितने भी एरियाज थे सर, बहुत उनका मतलब काफी बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है इन सब चीजों का। और मतलब ये 2 साल के अंदर तो एकदम टूट सा गया है, मतलब ये समझिए। इससे 2 साल से पहले तो इतने हालात बुरे नहीं थे, लेकिन ये 2 साल आने के बाद तो ये समझिए कुछ बचा ही नहीं है उसके पास में अब। मतलब अपना जो रोटी पानी चला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और ये ऊपर वाला कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। लेकिन धंधा बिल्कुल नहीं है, बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है। केशव जी, 1 मिनट में जल्दी से समाप्त करेंगे। आप अपने किस हिसाब से देखते हैं पूरे चुनाव को, किस स्तर पर जा रहा है, किधर जा रहा है? सर्वोच्च जिस तरह से पहले चुनाव हो रहे थे उसी दिशा में ये चुनाव भी जा रहा है। धर्म जात को मामला को लेकर जो 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 मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं जनता को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी देख लीजिए, योगी जी जाते हैं, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे सपा का नेता हो, आज भी वो हमेशा यही कोशिश में रहता है कि कोई धार्मिक मुद्दा को उछाला जाए और उससे अपने को फायदा लिया जाए। नीरज जी, आखिर कब तक हम हाँ। आखिर कब तक इस धार्मिक मुद्दे पे उलझते रहेंगे भाई? जात पात धर्म, इस मुद्दे से निकलकर मेरे को लगता है पार्टीज को सामने आना चाहिए। बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, बहुत कुछ है। और मतलब पार्टी को नहीं, मेरे को लगता है आम जनता को निकल के आना चाहिए। और आम जनता ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो वाकई में धर्म के मुद्दे से अलग हटके, जाति के मुद्दे से अलग हटके काम करना चाहता हो। सचिन गुप्ता जी, 30 सेकंड में। सर मेरा कहना, 1 मिनट सर, मेरा कहना है कि जब तक युवा लोग नहीं आगे आएगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। युवा के लिए तो मोदी जी ने 60 लाख रोजगार दे दिया। सचिन गुप्ता जी छात्र नेता आप हैं। उन्होंने तो 2 करोड़ कहा था, वो घट के 60 लाख रोजगार दिया है। जब 60 लाख में मनरेगा भी शामिल करे, पकौड़ा तलो, तेल तलो, ये कोई रोजगार होता है? लेकिन ये लॉलीपॉप देते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सत्येंद्र जी, आपके मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हमने यूपी में 100 रोजगार दिया, यहाँ से कोई माइग्रेट नहीं होगा। सर, अगर योगी जी 100 रोजगार दिए होते तो उनको पहले चरण के चुनाव में ये बात कहने का मौका नहीं कहने का जरूरत नहीं पड़ता कि अगर बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो यूपी केरल की तरह हो जाएगा, बंगाल की देखा तो उनको एक डर सता रहा है कि सत्ता में आने में कुछ न कुछ। जी, कुल मिलाकर क्या देख रहे हैं, किधर जाता हुआ चुनाव देख रहे हैं? चुनाव बहुत 50-50 है और अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये है कि बीजेपी की पोजीशन जो पहले के मुकाबले काफी डाउन है और मतलब सपा जो है एक फाइट दे रही है, जो हम देख रहे हैं। अगर बनती भी है तो कमजोर सरकार,
आज चुनाव चरित्र परिवर्तन में यही समय समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।